वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 7वीं विषय गणित का असली पेपर जो आप सब के सामने लाया हूँ, इसका एक एक प्रश्न आप देख लीजिएगा कि कौन सा कितना गलत किए हैं और कितना सही बनाए हैं, क्योंकि ये पेपर जो है आपका बाहर चेक होने वाला है। इसलिए चलिए देख लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। सबसे पहला है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? कौन सा परिमेय संख्या नहीं रहता? परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहता है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए Q बराबर 0 कौन है? ये 6/0 जो है, ये Q का मान 0 है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, अर्थात ये सही है। दूसरा, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होता है? तो प्रत्येक कोण का मान समबाहु त्रिभुज के सभी कोण का मान बराबर होता है। तो 6 त्रिक 18 होगा, मतलब 180, ये होगा 60 अंश होगा। प्रश्न तीसरा, 3 का घात 2 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? तो 3 का घात 2 अर्थात 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो 3 तिया 9 होगा। ऑप्शन सा हमारा सही आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, सर्वांग समता को निम्न में से किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है? तो ये ऑप्शन सा जो है हमारा सही है। प्रश्न पांचवा, किसी चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं, खाली स्थान विकर्ण होते हैं, तो 2 विकर्ण होते हैं। प्रश्न छठवां, किसी वर्ग के सममित अक्षों की संख्या कितनी होगी? खाली स्थान होगी। ये मान लीजिए ये वर्ग है, तो ये एक सममित अक्ष हो जाएगा, ये एक सममित अक्ष हो जाएगा, इस तरह से भी सममित अक्ष होगा और इस तरह से भी होगा, तो 4 सममित अक्ष होते हैं। ऑप्शन द जो है हमारा सही आंसर होगा। सातवां प्रश्न है, अति लघुत्तरी प्रश्न में से समीकरण को हल कर x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समीकरण को हल करेंगे हम, तो 7x धन 15 बराबर 3x धन 31 है, तो हम 3x को इधर पक्षांतर करेंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे और 15 को राइट साइड ले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 7x ऋण 3x 31 ऋण 15। इधर धनात्मक है, इधर ऋणात्मक हो जाएगा, इधर धनात्मक है, इधर जाकर ऋणात्मक हो जाएगा। तो 7x में 3x घटाएंगे तो 4x बचेगा और 31 में 15 घटाएंगे तो 16 बचेगा। 4 को भी हम पक्षांतर कर देंगे तो इधर गुणा के रूप में है, उधर जाकर भाग हो जाएगा, तो x बराबर 16/4 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, x का मान आया 4। प्रश्न आठवां, 4 धन 6 का 1/5 को हल कीजिए। 4 धन 6 कोष्टक में का मतलब होता है गुणा, तो का की जगह में हमने गुणा कर दिया। 4 धन 6 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 गुणित 1/5 है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 होगा, तो x इसका मान आ जाएगा 4 धन 6 का 1/5 2 होगा। प्रश्न 9वां, 5xy धन 3z में 8z धन 7xy को जोड़िए। तो इसको हम में की जगह में क्या कर देंगे? जोड़ना है तो धन का चिन्ह लगा देंगे। 5xy धन 3z धन 8z धन 7xy। अब ये कोष्टक को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5xy धन 3z धन 8z धन 7xy। अब ये 7xy को हम एक जगह भी लिख देंगे, 5xy और 7xy को हम एक जगह लिख लिए। 3z धन 8z को हमने एक जगह लिख दिए, दोनों धनात्मक है इसलिए जुड़ जाएगा। 7 5 12 xy हो जाएगा और 8 3 11 xz होगा, तो आंसर हो जाएगा 12xy धन 11z हमारा ये उत्तर होगा। प्रश्न 10वां, ऋण 23/3 का दशमलव निरूपण कीजिए। दशमलव निरूपण करेंगे तो 23 को हम 3 से भाग देंगे तो 3 8 24 हो जाता है, तो 3 सत्ते 21 होगा। 3 सत्ते 21 होगा, इसमें हम घटाएंगे तो ये 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। 3 छक्के 18 होगा, फिर 2 आएगा, फिर ये 20 बन जाएगा। 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 ये आता रहेगा, अर्थात इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? चूंकि ये एक ऋणात्मक है इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ऋणात्मक होगा, तो ऋण 7.6 का डैश हो जाएगा, अर्थात 6 6 बार बार आता ही रहेगा। बताइए निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में हैं? अब यहाँ पे देखना है किस चतुर्थांश में है। ये x वाला है और ये y है, तो ये x डैश, ये y और ये y डैश। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होगा और तृतीय चतुर्थांश और ये
चतुर्थ चतुर्थांश होगा। यदि इसमें निर्देशांक को हमको ज्ञात नहीं करना है, केवल बताना है, तो इसमें देखिए तो कौन धनात्मक है, दोनों धनात्मक किस में होता है, प्रथम चतुर्थांश में। तो ये 4 और 3 जो है प्रथम चतुर्थांश में आएगा। दूसरा में क्या होता है, देखिए द्वितीय चतुर्थांश में द्वितीय चतुर्थांश में पहला धनात्मक ऋणात्मक होता है, दूसरा धनात्मक होता है। तो ऋणात्मक और धनात्मक किस में है, ये ऋण 2 और 1 में ये ऋणात्मक और धनात्मक है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। इसका बिंदु कहाँ है, देखिए ऋण 2 और 1, ये जो है इसका बिंदु होगा। उसी तरह से तृतीय चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होते हैं, तो दोनों ऋणात्मक किस में है, ये इसमें दोनों ऋणात्मक है, ऋण 5 ऋण 4, तो ये तृतीय चतुर्थांश में होगा। और चतुर्थ चतुर्थांश में x का धनात्मक होता है और दूसरा जो है ऋणात्मक होता है, तो ये जो है चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। तो ये जो है 4 ऋण 3 जो है ये चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। इस तरह से हमको ये नहीं बनाना है, लेकिन ये चतुर्थांश पता करना है धनात्मक और ऋणात्मक को देख करके। लघुत्तरी प्रश्न में है प्रश्न 12वां, 4000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अथवा किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 150 रुपये है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब इसमें देखते हैं, मूलधन 4000 रुपये, दर 6%, समय 3 वर्ष। साधारण ब्याज बराबर हो जाता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 बराबर 4000 गुणित 6 गुणित 3 बटे 100 हो जाएगा। ये 0 0 कट जाएगा हमारा। अब बचेगा हमारे पास 40 गुणित 6 गुणित 3, इसको हम जो गुणा करेंगे तो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा 720 रुपये। प्रश्न 13वां है, चतुर्भुज PQRS में कोण P बराबर 90 अंश, कोण Q बराबर 80 अंश, LR बराबर 95, तो LS का मान ज्ञात कीजिए। अथवा एक चतुर्भुज के कोणों का में 1:2:3:4 अनुपात का अनुपात है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया है यहाँ पर कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है। हम मान लेते हैं, माना कि कोणों का अनुपात 1x अनुपात 2x अनुपात 3x अनुपात 4x है, तो हम जानते हैं कि कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर 360 होता है। तो पहला कोण का मान लिए हमने 1x, दूसरा कोण का मान 2x, तीसरा कोण का मान 3x, चौथा कोण का मान 4x। चारों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है 360। ये सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10x बराबर 360। तो x बराबर 360 बटे 10 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बच गया 36। पहला कोण का मान आया 36, दूसरा कोण माने हम 2x, 2 का गुणा करेंगे 36 से तो 36 दूनी 72 आ जाएगा। तीसरा कोण माने हैं 3x, तो 3 का गुणा 36 से करेंगे तो 36 दिया 108 हो जाएगा। और चौथा कोण 4x माने हैं तो 4 गुणित 36 होगा तो 144 अंश आएगा। इस तरह से सभी का अनुपात जो है ये कोणों का अनुपात हो जाएगा 36, दूसरा 72, तीसरा 108, चौथा 144 होगा। अगला प्रश्न है, त्रिभुज PQRS की रचना कीजिए जब PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 5.5 सेंटीमीटर हो। अथवा त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके माप निम्नलिखित हैं, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 60 अंश, AB बराबर 3 सेंटीमीटर। तो पहला को देखते हैं, त्रिभुज PQR की रचना। PQR की रचना करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिया गया है PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, तो हम PQ रेखाखंड खींचते हैं। पहला काम किए, सर्वप्रथम PQ बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। दूसरा काम क्या करेंगे, बिंदु P से 3 सेंटीमीटर का चाप लेकर के ये चाप काटेंगे। बिंदु P से 3 सेंटीमीटर का चाप काटा। उसके बाद फिर P बिंदु से 5.5 सेंटीमीटर का चाप लेकर के इस तरह से चाप काटेंगे और जो कटान बिंदु मिलेगा वही बिंदु जो है हमारा R बिंदु होगा। और सभी P और R को और Q और R को मिलाने से एक त्रिभुज की रचना हो जाती है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई निम्नानुसार है। लंबाई दिया गया है A में 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ब में लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। अथवा निम्नलिखित वर्गों जिनकी प्रत्येक भुजा निम्नानुसार है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला 5 सेंटीमीटर, दूसरा ब है 7 सेंटीमीटर। तो दिया गया है आयत का लंबाई
5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई 3 है और चौड़ाई 3 है, लंबाई 5 है, चौड़ाई 3 है, तो 5 × 15 वर्ग सेंटीमीटर पहला का क्षेत्रफल होगा। दूसरा का आएगा, आयत की लंबाई दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। इसमें हम मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 वर्ग सेंटीमीटर आएगा इसका क्षेत्रफल। 16वां प्रश्न देखते हैं। एल समानांतर है एम एवं तिर्यक रेखा एन है। चित्र में से एकांतर कोणों के जोड़ों को लिखे, बाह्य कोणों को लिखे, तीसरा अंतः कोणों को लिखे। यहाँ पर देखते हैं एकांतर कोण जो है, एकांतर कोण कोण 1, उसके 1 का अंतर अर्थात कोण 3 है। 1 का अंतर कोण 3 एकांतर कोण हो गया, 2 का एकांतर कोण 4, 5 का एकांतर कोण 7, 6 का एकांतर कोण 8 हो जाएगा। उसी तरह से बाह्य कोण होगा, बाह्य कोण 1, कोण 4 और कोण 6 और कोण 7 जो है ये बाह्य कोण है। और अंतः कोण हो जाएगा कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 6, 8 जो है अंतः कोण होंगे। इस तरह से एकांतर कोण का जोड़ा हो गया, कोण 1 और कोण 3, कोण 2 और कोण 4, कोण 5 एवं कोण 7, कोण 6 एवं कोण 3 ये बाह्य एकांतर कोण है। बाह्य कोण में कोण 2, कोण 4, कोण 6 और कोण 7 हैं और अंतः कोण में कोण 2, कोण 3, कोण 5 एवं कोण 8 होंगे। आखिरी प्रश्न है, नीचे दिए गए सारणी में किसी कंपनी की 5 वर्षों की मासिक आय दी गई है, आंकड़ों को दंड आरेख में प्रदर्शित कीजिए। आइए आंकड़ा दिया गया है उसको दंड आरेख में प्रदर्शित करेंगे। तो ये दंड आरेख में प्रदर्शित किया गया है। देखिए यहाँ पर एक जो है, एक तरफ वर्ष को लिखा गया है और दूसरा जो है वार्षिक आमदनी लिखा गया है। पैमाना दिया गया है 1 बराबर 1 लाख रुपये। ठीक है, तो ये 1996 में कितना आमदनी हुआ, 10 लाख रुपये। और 97 में कितना हुआ, 20 हो गया, तो 20 के बराबर किए हैं। और 98 में 1998 में 15 के बराबर 15 है तो 15 के बराबर। 1999 में 12 है तो 12 के बराबर किए हैं। और 2000 में 22 आया है तो ये 22 के बराबर किए हैं। ये हमको चिन्ह नहीं करना है, लेकिन इस तरह से ये दंड आरेख बनेगा। या अथवा में दिया गया है बंटन 5, 9, 4, 6, 12, 8 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यदि इसको भी हम बनाते हैं तो दिए गए आंकड़ों को सबसे पहले आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में हमको रखना होता है। तो आरोही क्रम में रखेंगे तो 4, 5, 6, 8, 9 और 12 होगा। यहाँ पर एन की संख्या गिन लेते हैं, मतलब ये संख्या कितने हैं उसको गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, अर्थात n बराबर 6 है, सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए माध्यिका होगा md बराबर n/2वां पद का मान धन n/2 धन 1वां पद का मान बटे 2 हो जाता है। तो md बराबर 6/2 हो जाएगा। n का मान 6 है तो 6/2वां पद धन 6/2 धन 1वां पद। तो इसको हम कटाएंगे तो 2 एकम 2 3 6, तीसरा पद का मान धन ये 3 धन 1 चौथा पद का मान। तो तीसरा पद आ गया 6, चौथा पद आ गया 8, दोनों को हम जोड़ेंगे बटे 2 हो जाएगा। तो 6 और 8 14 होगा, 14/2 अर्थात इसको 2 एकम 2 2 27 अर्थात बीच का मान होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों 6 और 7, 6 और 8 ये तीसरा और चौथा है, दोनों के बीच का मान क्या आएगा, 7 आएगा, अर्थात हमारा माध्यिका 7 आएगा। इस तरह से बहुत ही सुंदर प्रश्न जो है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोगों के बीच में रखा गया है। आशा है आप सभी लोगों ने 100% बनाए होंगे और 80 में 80 नंबर आप प्राप्त करेंगे, यही मैं आप लोगों से चाहता हूँ, यही मेरी आशा है। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के वार्षिक परीक्षा का पुराना वीडियो देख सकते